न्यूज नेत्र, आओ बदले नजरिया। भारत गांव में रहता है, कस्बों में नहीं, झोपड़ियों में रहता है, महलों में नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सपना पांडे है और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। आज की इस चर्चा की शुरुआत से पहले महात्मा गांधी के इन विचारों या कहें कथनों से हमने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी भी देश या फिर राज्य की प्रगति तभी हो सकती है जब उसका गांव संपन्न हो। इसी कड़ी में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री प्रताप सिंह रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेत्रा में। धन्यवाद। इसी के साथ चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज नेत्रा के एमडी और सीईओ डॉक्टर महेंद्र राणा जी। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि एक पत्रकार प्रताप सिंह रावत कैसे प्रधानी में आए? मैडम, बहुत लंबी कहानी है क्योंकि मैं विगत 22 वर्षों से पत्रकारिता करता था और जब गांव की स्थिति को देखना था, गांव की कई मूलभूत समस्याओं को देखना था, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक उबाल आता था कि यार हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये बनाया कि पहले मैं शुरुआत अपने गांव से करूंगा और इसलिए फिर ये मोड़ बना। फिर गांव वालों ने भी कहा कि आप बाजार रहते हैं, आप कर सकते हैं, आप जानकार हैं, तो इस लाइन में तब आए। सर, इसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि क्या संभावनाएं और कठिनाइयां हैं जो प्रधानी या ग्राम प्रधान की है? ये दोनों शब्द आपने ऐसे बोले जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गांव कठिनाइयों से भरा हुआ है और समाधान भी गांव के अंदर है। अगर हम चाहें तो पूरे समाधान हम गांव के अंदर ही हम उसका समाधान कर सकते, क्यों कोई भी समाधान बाहर से नहीं होगा। कि जब तक हम अपने गांव का समाधान खुद अपने गांव में नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारे गांव का विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए हमने क्या करना चाहिए कि सबको एक विश्वास में लेकर के एक अपनी अपनी समस्याओं के जो हल है उसका निचोड़ जो निकालना होगा। और उसके लिए हम गांव स्तर पर अपने बड़े बुजुर्गों से तालमेल बिठा करके एक नई रीति नीति को, अपने सरकारी रीति नीति तो लगेगी लेकिन जो अपनी गांव की रीति नीति होती है उसके आधार पर हम गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज नेत्र के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका भी धन्यवाद जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत दूर के हमारे सीमावर्ती जनपद, जो कि मेरा भी मूल जनपद है और आप मेरे मूल गांव से हैं, मनेरी उत्तरकाशी से, आप वहां से न्यूज नेत्र स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। मेरा प्रश्न ये है कि आप हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ कर के समाज में इसी तरीके से अपनी हिस्सेदारी को बना के रखे? मैं युवाओं के लिए सबसे पहले आपका संदेश जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज सब युवाओं ने पढ़ाई को केवल अपना रोजगार के माध्यम के लिए चुना है कि हम पढ़ेंगे और रोजगार करेंगे, लेकिन पढ़ना लिखना केवल रोजगार के ही माध्यम तक सीमित नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई कर करके अनेक कार्यक्रम अनेक क्षेत्रों में जा सकते हैं। अब प्रधानी की बात, मैं अगर समाज सेवा की बात करूं कि जैसा आपने कहा कि इंटर कॉलेज में वास्तव में बचपन से जिसके अंदर करने की क्षमता होती है, तो बचपन से ही मैं 2 बार GM रहा, फर्स्ट ईयर में भी, इंटर में भी रहा और उसके बाद भूकंप आ गया था। उसके बाद हम कॉलेज लाइफ में आए। कॉलेज लाइफ में मैं पहले साल से हमको वहाँ की जो राजनीति थी, क्योंकि राजनीति जो समाज सेवा का जो क्षेत्र था मेरा, वो पहले से एक आदमी तय कर लेता है। तो उसमें ये हुआ कि मैंने फिर BSc की। BSc फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, उसके बाद महासचिव रहा, उस पर सक्सेस नहीं हुआ, मात्र 68 वोट से मैं हार गया था। लेकिन कॉलेज लाइफ में भी हमने राजनीति की और उसके बाद एक फिगर बन जाता है आदमी का कि मुझे किस लाइन में जाना है। तो अब इस क्षेत्र में थे। बाद में फिर विद्या भारती में पिताजी का संकल्प था कि एक बच्चे को विद्या भारती में देना है, मतलब RSS को देना है। डॉक्टर नित्यानंद जी से आप परिचित हैं। तो मैं निरंतर 18 साल विद्या भारती में हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल ढूंढा में प्रधानाचार्य रहा और वहाँ भी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य, जैसे कि यहाँ पानी नहीं आ रहा तो दुख एकदम, चाहे वो ढूंढा का केस हो, किसी रनाड़ी का केस हो, किसी गाँव का वो हमको चुभता था। फिर तो मैं 99 में मैं पत्रकार ज्वाइन की और उसके बाद हमने जो पीड़ा थी उसको अपने शब्दों में उकेरना, अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाना, इस प्रकार से हुआ और धीरे धीरे आज मुझे 22 साल हो गए कंटिन्यू में पत्रकारिता करता हूं। और मेरा अपना अखबार भी है, पहाड़वासी टाइम, आप पढ़ते भी हैं। एक पत्रकार और एक राजनेता,
दोनों में से आपको ज़्यादा चुनौती किस में लगती है? दोनों में है सर आपको तकरीबन 10 साल हो गए प्रधानी करते हुए। जी। तो 10 साल में आप अपने कार्यकाल को कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके 10 साल में कितना विकास कर पाए हैं? मैडम ये प्रश्न तो बहुत टेढ़ा है। नंबर तो जनता देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने मुझे पूछा तो मैं ईमानदारी से उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं अपने कामों से संतुष्ट हूँ। जी तो मैं तो चाहूँगा कि मैं 100 से ऊपर भी अगर नंबर है तो मैं उसको दूंगा। सर आपने कहा आप 100 से ऊपर आप नंबर देना चाहते हैं, तो हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि ऐसे कौन से विकास कार्य किए हैं आपने जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि आपने को 100 नंबर मिलने चाहिए? मैडम उसमें ये होता है कि किसी भी गांव की रीढ़ कहती होती है वहाँ की मतलब राजमार्ग। अगर मेरा गांव मात्र 500 मीटर दूर है राजमार्ग से, लेकिन मैं अगर गांव की चढ़ाई चढ़ूँ तो 500 मीटर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सबसे पहले लड़ाई तो हमारी थी कि हमारे जो गांव है राजमार्ग से जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमने संघर्ष किया और इवन मतलब 8 महीने के अंदर मैं मतलब राज्य सेक्टर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना से अपने गांव को जोड़ा। और जैसे ही गांव को जोड़ा, मैं एक छोटा सा उदाहरण हूँ, डॉक्टर साहब को पता है कि मेरे गांव के जो खेत थे आज सड़क जाने के 12 लाख रुपए नाली हो रखी है। नंबर 2, गांव की रीढ़ होती है हमारे मठ मंदिर, जिससे हमारी आस्थाएं जुड़ी होती हैं। वो मठ मंदिर को मैं भी मानता हूँ, मेरा बच्चा भी मानता है, मेरा दादा भी मानता है, मेरे अन्य लोग भी मानते हैं। आप डॉक्टर साहब जब भी आते हैं हमारे को आते हैं, सबसे पहले वो अपने घर में उतरेंगे, पहला मंदिर में जाएंगे, अपने बच्चों को भी ले जाएंगे। तो वो हमारी आस्था है, तो उनको हमने सुंदर बनाया है। अगर मुझे 2-4 साल अगर फिर टाइम मिलता है तो मुझे उस मंदिर को और भव्य बनाना है। मेरे बाद जो प्रधान है वो भी चाहेगा कि इससे भी सुंदर मंदिर बने। वो इसलिए कि मतलब उन मंदिरों पे क्या कि हमारी सबकी आस्था जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कृषि भूमि है, तो हमारी कहीं ना कहीं आधी से ज़्यादा आबादी की इनकम का सोर्स बोले या फिर जीवन यापन के लिए बहुत से लोग खुद उगाते हैं और खुद खाते हैं, तो वो भी है। तो उसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं या फिर क्या आपने अभी तक किया है? मैडम मैं अगर ईमानदारी से बोलूँ तो मैंने किसानी की नहीं, लेकिन बारीकी से देखा है मैंने, बारीकी से देखा है। तो उसके लिए यह है कि हमारी 2 फसल होती है, नकदी फसल। हम चावल उगाते हैं, मतलब धान उगाते हैं और आलू की पैदावारी करते हैं, क्योंकि आलू हमारा क्या है कि नकदी फसल में आ जाता है कि हर आदमी के यहाँ से मतलब 10, 15, 20 क्विंटल चले जाता है, तो उससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। धान हमारी आजीविका का क्षेत्र से आ गया। तो किसानी अब धीरे धीरे क्या हो गया कि पहले हमारे यहाँ जैसे मतलब 20 नाली थी, हम 5 भाई हैं तो अब कितने 2-2, 4-4 नाली में बंट गए हो। अब मेरे बच्चे हो गए तो 1.5 नाली में बंट गए फिर। तो धीरे धीरे किसानी कम होने लगी। और जितनी सुविधाएं बढ़ेगी, जितनी सरकार हो या कुछ भी हो, जितने भी इसे भौतिकवाद की चक्कर जितनी सुविधाएं होंगी, उतने लोगों का कृषि से मोह भंग हो रहा है। क्योंकि हमारे आज की डेट में अगर आप साक्षी हैं, हमारे यहाँ अगर मतलब 500 नालियाँ होगी तो 500 नाली में से मुश्किल से 100 नाली पे आज काम हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने किसानी खेती करना छोड़ दिया है। लेकिन जो बची कुची है उसके लिए हमने बराबर हम वहाँ पे मतलब कृषि के क्षेत्र में बराबर वहाँ पे उन्नत किस्म के बीज दिए जाते हैं और खाद बांटी जाती है। सरकार पर्याप्त मात्रा में हमको सुविधा दे रही है। तो मत्स्य पालन को लेकर बीच में बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था, बहुत सब्सिडी भी दी जा रही है, तो क्यों वहाँ के लोग, आपके ग्राम के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो क्यों नहीं करना चाह रहे उसको? अलग अलग भौगोलिक वो होते हैं, विषमताएं होती हैं। हमारा बारसो वाला क्षेत्र लिया जाए तो वहाँ पे मतलब जो हमारा जो ये मछली पालन है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। अब मैं अगर अपने गांव में करूं कि मैं अगर अपने यहाँ पाउंड बनाऊं, ये करूं वो करूं, तो संभव नहीं है। क्यों? मेरे यहाँ पानी नहीं है। पानी होगा तो उस लायक नहीं है, उससे इस पे नहीं है कि मैं हम अपने खेतों में उस पानी को लाएं। अब पूरे गधेरा, दोनों तरफ गधेरा आता है, एक तरफ तो मतलब सीजनली है लेकिन एक तरफ पर्याप्त गधेरा आता है, लेकिन उसके किनारे कहीं भी हम मतलब तालाब नहीं बना सकते हैं। सर इसके अलावा पॉली हाउस की बनाने की सुविधा भी, उस पर भी सब्सिडी की सरकार दे रही है। अगर पानी का काम नहीं हो सकता है, खेती तो की जा सकती है। जानवरों से बचाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है पॉली हाउस के अंदर आपका सब्जियां उगाना, और बहुत से लोग उस पर भरपूर मात्रा में सब्जियां उगा भी रहे, बेच भी रहे हैं। पॉली हाउस एक सुंदर जन कल्याणकारी योजना है और मेरे यहाँ पिछले मतलब 2-3 साल पहले की बात करूँ मैं, केवल 2 लोगों ने पॉली हाउस लगाया था। तो 2 लोगों ने तो सब उनका उपहास करने लगे कि इतना बड़ा खेत इसने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब उसका रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छा था। आज की डेट में मेरे यहाँ मारा मारी हो रखी है कि प्रधान जी मुझे पॉली हाउस चाहिए, मुझे पॉली हाउस चाहिए। प्रताप सिंह रावत जी जो ग्राम मनेरी के ग्राम प्रधान हैं,
पूरे उत्तराखंड में प्रधान संगठन के महामंत्री के रूप में भी सक्रिय हैं, लेकिन आप पूरे भटवाड़ी क्षेत्र में भी अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में और व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रमों में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो एक सुगबुहाट क्षेत्र में है कि आगे का कदम आपका राजनीतिक क्या हो सकता है? आज मुझे 52 ईयर हो गए हैं, तो जब 52 साल हमने इस क्षेत्र में लगा दिए हैं तो मेरे आगे ऑप्शन कुछ नहीं है। हमारा ध्येय है समाज सेवा। अब वो किस प्रकार से हो, अब तो हर आदमी चाहता है कि मैं आज प्रधान हूँ, कल मैं प्रमुख बनूँ, कल मैं जिला पंचायत बनूँ, लेकिन जो आपने एकदम ऊपर की बात कर दी विधायक की, विधायक तक तो न तो हमारी उम्र रहेगी और न वो, लेकिन हाँ आगे जिला पंचायत के लिए है। जो शुभचिंतक लोग बोलेंगे, जो लोग बोलेंगे, अगर वो कहेंगे जिला पंचायत बनना है तो मैं जिला पंचायत के तैयार हूँ, वो कहेंगे प्रमुख बनना है मैं प्रमुख के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो जनता कहेगी मैं उस पर उतरूँगा। एक बहुत प्रसिद्ध एल्बम ओम बधानी जी की, जो उत्तरकाशी के ही गायक हैं, उनकी एक निकली थी और उसमें अभिनय के रूप में भी, एक अभिनेता के रूप में भी आपको देखा था। तो क्या आपने केवल उसी गाने में अभिनय किया है या कला मंच से और उत्तरकाशी में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उत्तरकाशी से निकले हैं, तो उस और भी आपका रुझान रहा? कुछ इस पर भी प्रकाश डालिए। डॉक्टर साहब ऐसा तो मेरा कोई इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन बधानी जी मेरे बड़े भाई हैं और मित्र भी कहेंगे, हमारे मित्र भी हैं। तो एक दिन शूटिंग हो रही थी तो उनका एक कलाकार नहीं आया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार रावत जी आप लंबे हैं, चौड़े हैं, ये है वह है, आप इसको शूट करेंगे। तो उस समय अचानक उन्होंने कहा कि आपको करना ही है। मात्र 2 दिन के अंदर हम उसके लिए तैयार हुए और वो एल्बम इतना 2005 की बात है, तो वो एल्बम इतना हिट हुआ कि शायद आगे अगर ओम भाई की अगर कोई पहचान है तो उस एल्बम से भी मैं कहूँगा तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक प्रधान के रूप में आप सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे या उनसे कोई अपेक्षा आपकी है? हमारा सुझाव ये है कि जो सरकार ने नियम तो इतने थोप रखे हैं कि बहुत ज़्यादा जटिल कर रखा है, तो जबकि वो छोटी सरकार है, हम चाहते हैं कि इनको सरलीकरण किया जाए। क्योंकि यहाँ से घूम करके प्रधान के पास आए हैं तो सीधे उस काम को ग्राम पंचायत तो प्रधान ही कर सकता है। कई चीज़ ऐसे हैं जैसे पेंशन के लिए हो गया। अब आप पहले क्या था कि प्रधान पूरा अपना झोला उठाता, इस अमुक व्यक्ति का पेंशन पट्टा बनाकर उसको ले जाता, लेकिन अब क्या हो गया कि वो ऑनलाइन हो गया। उस अमुक महिला को ऑनलाइन भी जाना पड़ेगा, अपने कागज़ ऑनलाइन कराने पड़ेंगे और वहाँ से वो कागज़ फिर पटवारी के पास जाएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जाएगा, उसके बाद तहसील में जाएगा, उसके बाद तो वो महिला इन जगहों नहीं जा सकती। हमने तो ये सुझाव भी दिया था सीएम साहब को कि ये जो 5-7 जो हमसे व्यवहारिक तौर पे जो हम पे जो विभाग है हमारे, जैसे खाद्यान्न हो गया, शिक्षा हो गया, जल हो गया, ये प्रधान के अंडर में होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर अभी आया है कि हमारे जितने भी जंगल की जो भूमि है और अपने सड़कों के किनारे जो लोगों ने, हमारे गांव वासियों ने और हमारे मूल निवासियों ने जो है कहीं ढाबे खोल रखे हैं, कहीं पे किसी के चुगान के लिए अपने बगीचे बना रखे हैं, या कोई किसी प्रकार का जिसको हम व्यवहारिक अतिक्रमण कह सकते हैं, लेकिन वो उनकी आजीविका का साधन भी है। क्योंकि मूल रूप से जल, जंगल और जमीन पर उत्तराखंड का एक वन क्षेत्र है, वन बाहुल्य क्षेत्र है। इस पे हम कह सकते हैं कि हमारा निवासियों का अधिकार होना चाहिए। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जो इस समय ये ऑर्डर आया है कोर्ट का, इसको व्यवहारिक रूप से कैसे सरल किया जाए कि जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनके अधिकारों का हनन भी ना हो? डॉक्टर साहब, माननीय उच्च न्यायालय का मतलब आदेश है, उसको तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इस मीटिंग में रहा। माननीय विधायक जी, हमारे जो गंगोत्री के लोकप्रिय विधायक मतलब सुरेश चौहान जी हैं, उन्होंने इसमें बहुत, क्योंकि वो ग्राम स्तर से आए हैं जी, वो एक हम नीचे के तबके जो ग्रामीण तबका वहाँ से ऊपर उठ के आए हैं, उनको पीड़ा है। उन्होंने इसमें 2-3 बार बैठक बुलाई और हम न्यायालय के खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन वास्तव में उसका एक थोड़ा सा सरलीकरण कर सकते हैं कि जैसे मतलब 1962 से जब हमारे यहाँ सड़क आई थी तो उसके बाद जो सड़क के बाद जो अन्य ज़मीन थी, तो मतलब इस भाषा में, सरकारी भाषा में भी है कि सड़क पे जितनी यूज हो गई उसके बाद जो छूटती है उस पर अधिकार किसका होता है? उसी आदमी को होता है जिससे आपने ली। माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छी प्रयास किया और उसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी सम्मान रहे और ये तय हुआ है, यदि भी ये उत्तरकाशी तक तय है कि मतलब जो सड़क के लिए मानक है 9 मीटर तो हमको सड़क छोड़नी होगी, उसमें चाहे किसी का मकान आए, ढाबा आए, लेकिन जो सरकार एक ऐसा कर रही थी कि ये ढाबा इतना है लेकिन उसको नीचे तक तोड़ दो, उसमें विधायक जी ने थोड़ा प्रयास किया रोक लगाने का, जिलाधिकारी महोदय ने भी मतलब कोऑपरेट किया जी। इसी पर एक सवाल और है कि जो हमारे जंगलों में बहुत सारे लोगों ने चकबंदी की हुई रहती है, क्या इसमें भी जंगलात वाले या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ हस्तक्षेप करके उनकी चकबंदी हटा रहा है, या ये सही है, गलत है, क्या होना चाहिए?
गौचरान को मतलब बंद करना तो मेरे हिसाब से बहुत पुराणों में भी कहा है कि गौचरान को बंद करना बहुत महापाप है। लेकिन इसके लिए न तो मैं दोषी बन सकता हूँ न कोई अन्य बन सकता, कोई भी इस वीडियो को अपने सर पे नहीं लेना चाहता है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी सरकारी बॉडी है, जिनकी मतलब जमीन है, मतलब हम कहेंगे वन भूमि किसकी है, इनको पहल करनी चाहिए। इसके लिए सरकार सक्षम है, जंगलात वाले सक्षम है, वन विभाग वाले सक्षम है कि वो अपनी भूमि को किस प्रकार से उसको हटा सकते हैं, किस प्रकार उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन है गलत, गौचरान को बंद करना बहुत महापाप है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आए, उत्तरकाशी से यहाँ देहरादून तक आपने इतना लंबा सफ़र तय किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि आप अपने गांव के विकास के लिए आगे इसी तरह काम करते रहेंगे। धन्यवाद आपका भी। मैं भी न्यूज़ नेत्र चैनल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके डॉक्टर साहब का। न्यूज नेत्र, आओ बदले नजरिया।